हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर फाउंडेशन। तो ये ग्रेविटेशन चैप्टर का सेकंड पार्ट है। फर्स्ट पार्ट में हम लोगों ने ग्रेविटेशन एंड यूनिवर्सल ग्रेविटेशन कांस्टेंट पढ़ा था। इस पार्ट में हम लोग केप्लर्स लॉ ऑफ प्लैनेटरी मोशन पढ़ेंगे। केप्लर्स जो है प्लैनेट सन के अराउंड किस तरह मूव करता है उससे रिलेटेड 3 लॉ दिए हैं। तो फर्स्ट लॉ देखते हैं हम लोग, केप्लर्स फर्स्ट लॉ। The planet move in elliptical orbit around the sun with the sun at one of the two foci of the elliptical orbit। देखिए, पहले माना जाता था ना कि सन के अराउंड प्लैनेट एक सर्कुलर पाथ में मूव करता है, बट केप्लर फर्स्ट टाइम ये बताएं कि प्लैनेट सन के अराउंड एक इलिप्टिकल ऑर्बिट में मूव करता है एंड सन जो है इस इलिप्टिकल ऑर्बिट के एक फोकस पे लोकेटेड रहता है। इलिप्टिकल शेप में 2 फोकस होता है, कोई भी इलिप्टिकल शेप में 2 फोकस होता है। इसका प्रॉपर्टी ये होता है कि सपोज कीजिए ये एक इलिप्टिकल शेप है और ये फोकस 1 है, ये फोकस 2 है और इस पे एक पॉइंट A है एंड एक पॉइंट यहाँ पे B है। तो आप इस पॉइंट को दोनों फोकस से मिलाइए। ये मान लीजिए x है और ये y मान लीजिए, ये डिस्टेंस y है एंड B पॉइंट से मिलाइए। B पॉइंट हम लोग इधर ले लेते हैं, ये B पॉइंट इधर ले लीजिए, ये B पॉइंट है। इसको भी इस फोकस से मिलाइए और इस फोकस से मिलाइए और इसको स्मॉल a और स्मॉल b सपोज कर लीजिए। तो ये जो x प्लस वाई होगा ना, x प्लस वाई हमेशा a प्लस बी के इक्वल होगा। आप कहीं भी पॉइंट ले लीजिए, यहाँ पे C पॉइंट ले लीजिएगा तो यहाँ पे ये जो आएगा इसको m और n सपोज कर लीजिए, तो x प्लस वाई इक्वल टू a प्लस बी इक्वल टू m प्लस n होगा। ये इलिप्टिकल शेप का एक प्रॉपर्टी होता है। तो केप्लर फर्स्ट लॉ यही बताता है कि कोई भी प्लैनेट जो है सन के अराउंड एक इलिप्टिकल शेप ऑर्बिट में मूव करता है और सन इसके एक फोकस पे लोकेटेड रहता है। केप्लर सेकेंड लॉ देखते हैं। ईच प्लैनेट रिवॉल्व्स अराउंड द सन इन सच अ वे दैट द लाइन ज्वाइनिंग द प्लैनेट टू द सन स्वीप ओवर इक्वल एरिया इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। देखिए, एरिया स्वीप का मतलब होता है कि ये जो प्लैनेट है यहाँ पे अभी कुछ देर बाद मूव करके यहाँ पे चला आया, तो ये जो इसके बीच में एरिया जो है ना, ये जो एरिया बनेगा इसी को बोलते हैं एरिया स्वीप करना। अगर टी टाइम में प्लैनेट यहाँ से यहाँ पे चला आया है, पॉइंट ए से पॉइंट बी पे अगर टी टाइम में प्लैनेट चला आया, तो ये जो इसके बीच में ये जो एरिया आएगा इसको बोलेंगे कि टी टाइम में ये प्लैनेट जो है, ये एरिया मान लीजिए कि x है, तो टी टाइम में प्लैनेट x एरिया स्वीप किया। ठीक है, एरिया स्वीप करना इसी को बोलते हैं। तो सेकेंड लॉ के अकॉर्डिंग इक्वल टाइम इंटरवल में प्लैनेट एरिया जो स्वीप करता है वो इक्वल होता है। ये देखिए, जनवरी से फरवरी यहाँ पे 30 डे का टाइम इंटरवल है। सपोज कीजिए सारा मंथ 30 डे का ही होता है। यहाँ देखिए, फरवरी से मार्च यहाँ भी 30 डे का इंटरवल है, मार्च टू अप्रैल यहाँ भी 30 डे का इंटरवल है। तो ये जो एक मंथ में ये जो एरिया स्वीप किया है प्लैनेट, वो दूसरे मंथ में ये जो एरिया स्वीप किया है ना, इसके बराबर होगा। तो मान लीजिए कि ये एरिया A है, ये एरिया B है, ये एरिया C है, तो एरिया A इक्वल टू एरिया B हो जाएगा इक्वल टू एरिया C। मतलब इक्वल टाइम इंटरवल, यहाँ पे 30 डे है टाइम इंटरवल, यहाँ पे कुछ भी t इक्वल टू x ले लेते हैं, यहाँ पे भी t इक्वल टू x रहता। तो अगर ये टाइम इंटरवल इक्वल रहता तो इस कंडीशन में जो भी एरिया स्वीप करता है प्लैनेट वो भी बराबर होता। मतलब इक्वल टाइम इंटरवल में इक्वल एरिया स्वीप करता है प्लैनेट जब सन के अराउंड मूव करता है। तो अ प्लैनेट मूव्स फास्टर व्हेन इट इज क्लोजर टू द सन एंड मूव्स स्लोली व्हेन इट इज फार्दर फ्रॉम द सन। इट मीन्स प्लैनेट डज नॉट मूव्स विथ कांस्टेंट स्पीड अराउंड द सन। देखिए, इस फिगर से आप लोग को अच्छे से पता चलेगा कि ये 30 दिन के इंटरवल में पूरे जनवरी में प्लैनेट इतना डिस्टेंस ट्रेवल कर लिया। नेक्स्ट 30 डे में फरवरी से मार्च में, मतलब पूरे फरवरी में प्लैनेट सिर्फ इतना डिस्टेंस ट्रेवल किया। नेक्स्ट 30 डे में
इतना डिस्टेंस ट्रेवल किया। इसी तरह उसके बाद नेक्स्ट में आ जाइएगा तो प्लैनेट इतना डिस्टेंस ट्रेवल किया। मतलब प्लैनेट जब सन के नज़दीक है तो एक मंथ में ज़्यादा एरिया ट्रेवल कर रहा है, और जिस तरह दूर होता जा रहा है प्लैनेट सन से उस तरह कम एरिया ट्रेवल कर रहा है। मतलब सन से प्लैनेट जितना नज़दीक होगा, प्लैनेट सन से जितना नज़दीक होगा, ये डिस्टेंस जितना कम होगा, प्लैनेट का स्पीड उतना ज़्यादा रहेगा। और ये जो डिस्टेंस है सन से प्लैनेट का, ये जितना ज़्यादा होगा प्लैनेट का स्पीड उतना ही कम हो जाएगा। मतलब प्लैनेट सन के नज़दीक होता है तो फास्ट मूव करता है, और सन से दूर होता है तो स्लो मूव करता है। इट मीन्स प्लैनेट डज नॉट मूव्स विथ कॉन्स्टेंट स्पीड अराउंड द सन। इसका मतलब ये भी हुआ कि ये प्लैनेट जो है सन के अराउंड, प्लैनेट सन के अराउंड हमेशा एक स्पीड से नहीं मूव करता है। अब हम लोग केप्लर्स थर्ड लॉ देखेंगे। द क्यूब ऑफ मीन डिस्टेंस ऑफ अ प्लैनेट फ्रॉम द सन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द टाइम इट टेक्स टू मूव अराउंड द सन। यहाँ पे देखिए क्यूब ऑफ मीन डिस्टेंस है, क्यूब ऑफ मीन डिस्टेंस। यहाँ पे मीन डिस्टेंस क्यों लेते हैं? यहाँ पे मीन डिस्टेंस इसलिए लेते हैं क्योंकि ये सन है और ये प्लैनेट है, तो सन से प्लैनेट का दूरी हर वक्त चेंज होते रहता है। अभी इतना दूरी पे है, यहाँ पे इतना दूरी पे चला गया, यहाँ पे इतना दूरी पे चला गया, यहाँ पे इतना ज़्यादा दूरी पे चला गया। तो एक फिक्स डिस्टेंस नहीं होता है सन से प्लैनेट का, इसीलिए इसको हम लोग इस केप्लर्स यहाँ पे मीन डिस्टेंस लिए हुए हैं। तो क्यूब ऑफ मीन डिस्टेंस, मान लीजिए प्लैनेट से सन से प्लैनेट का डिस्टेंस आर है, ठीक है, तो क्यूब ऑफ मीन डिस्टेंस, तो आर का क्यूब जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा स्क्वायर ऑफ द टाइम। प्लैनेट को, ये सन है ये प्लैनेट है, तो प्लैनेट को एक राउंड लगाने में जो टाइम लगेगा वो मान लीजिए कि टी है, तो जो मीन डिस्टेंस है प्लैनेट का सन से वो टाइम ड्यूरेशन के स्क्वायर के बराबर होगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए आर क्यूब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टी स्क्वायर हो गया, तो प्रोपोर्शनलिटी के साइन को आप हटाइएगा तो एक कांस्टेंट आएगा, तो यहाँ पे आर क्यू इक्वल टू कॉन्स्टेंट आ जाएगा इंटू टी स्क्वायर, ये वाला आ जाएगा। फिर कांस्टेंट इक्वल टू आर क्यू बाई टी स्क्वायर आ जाएगा। इसी को आप सॉल्व कीजिएगा तो ये यहाँ पे नीचे आ जाएगा, तो आर क्यू बाई टी स्क्वायर हो जाएगा। आप इसको याद रखिएगा, आर क्यू बाई टी स्क्वायर एक कांस्टेंट होता है। किसी भी प्लैनेट का जो मीन डिस्टेंस होता है उसका क्यूब उसके टाइम के स्क्वायर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। तो आप लोग ऐसे याद रखिएगा कि मीन डिस्टेंस का क्यूब बाई टी स्क्वायर जो होता है वो हमेशा कांस्टेंट होता है। अभी इसका यूज आएगा आगे। यहाँ देखिए इसमें आर जो है मीन डिस्टेंस ऑफ प्लैनेट है फ्रॉम द सन, एंड टी है टाइम पीरियड ऑफ द प्लैनेट अराउंड द सन। नेक्स्ट देखते हैं, दो केप्लर्स गिव द लॉ ऑफ प्लैनेटरी मोशन बट थ्योरी ऑफ मोशन ऑफ प्लैनेट वाज गिवन बाय न्यूटन। केप्लर्स सिर्फ ये बताएं कि प्लैनेट जो है किस तरह मूव करता है, बट वो ये नहीं बता पाए कि क्यों मूव करता है। तो केप्लर्स के थर्ड लॉ को ही यूज करके न्यूटन इस बात को बताएं कि प्लैनेट सन के अराउंड क्यों मूव करता है। देखिए, विद द हेल्प ऑफ केप्लर्स थर्ड लॉ न्यूटन डेवलप द लॉ ऑफ यूनिवर्सल ग्रेविटेशन। प्लैनेट सन के अराउंड ग्रेविटी के कारण ही मूव करता है ना, सन इस पर ग्रेविटेशनल फोर्स लगाया रहता है और अपने तरफ पुल किया रहता है, और ये यूनिफॉर्म स्पीड से अपने ऑर्बिट में मूव करता रहता है। हमने यूनिफॉर्म सर्कुलर स्पीड में आपको बताया था कि कोई भी ऑब्जेक्ट सर्कल में तभी मूव करता है जब उस पर एक अंदर की ओर सेंट्रीपिटल फोर्स लगते रहता है। तो यहाँ पे सेंट्रीपिटल फोर्स का काम करता है ग्रेविटी, ग्रेविटेशनल फोर्स। तो केप्लर्स के थर्ड लॉ को यूज करके न्यूटन्स ग्रेविटी के बारे में बताए थे। द फोर्स बिटवीन टू बॉडीज इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम। दिस स्टेटमेंट ऑफ बाय न्यूटन इज कॉल्ड इन्वर्स स्क्वायर लॉ। देखिए, फोर्स में हम लोगों ने पढ़ा था ग्रेविटेशन फोर्स के बारे में, जी m1 m2 बाई आर स्क्वायर। यहाँ पे देख रहे हैं दो बॉडीज़ के बीच में जो फोर्स लग रहा है वो
डिस्टेंस के स्क्वायर के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। वही यहाँ पे बोल रहा है द फोर्स बिटवीन टू बॉडी, दो बॉडी के बीच में जो फोर्स लग रहा है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस, डिस्टेंस के स्क्वायर की इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। इसी को इन्वर्स स्क्वायर लॉ बोलते हैं। न्यूटन्स की इस स्टेटमेंट को इन्वर्स स्क्वायर लॉ बोलते हैं। इसके अकॉर्डिंग फोर्स डायरेक्टली इन्वर्सली प्रोपोर्शनल हो जाएगा 1/r स्क्वायर के। r यहाँ पे डिस्टेंस है बिटवीन टू बॉडी, दोनों बॉडीज के डिस्टेंस यहाँ पे सेंटर से माना जाएगा। ये दोनों बॉडीज के सेंटर का डिस्टेंस यहाँ पे r लिया जाता है। तो फोर्स इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/r स्क्वायर हो गया। तो इक्वेशन को आसान बनाने के लिए और एक कंक्लूजन पे पहुंचने के लिए न्यूटन सपोज कर लिए कि प्लैनेट जो है एक सर्कुलर ऑर्बिट में मूव कर रहा है। प्लैनेट एक्चुअली इलिप्टिकल ऑर्बिट में मूव करता है, बट न्यूटन सपोज किए कि प्लैनेट एक सर्कुलर ऑर्बिट में मूव कर रहा है। उसके बाद देखिए जो सेंट्रीपिटल फोर्स का हम लोगों ने बात करा कि सन जो है प्लैनेट पे एक इनवर्ड डायरेक्शन में फोर्स लगाता है। सन प्लैनेट पे एक इनवर्ड डायरेक्शन में फोर्स लगाता है। इसी फोर्स को सेंट्रीपिटल फोर्स बोलते हैं, सेंट्रीपिटल फोर्स बोलते हैं। और सेंट्रीपिटल फोर्स का वैल्यू होता है mv²/r। यहाँ पे m हो जाता है मास, v हो जाता है वेलोसिटी, जिस वेलोसिटी से मूव कर रहा है, तो वेलोसिटी का स्क्वायर/r हो जाता है। तो यहाँ पे देखिए इस सेंट्रीपिटल फोर्स का वैल्यू हो गया mv²/r। अब देखिए इससे मास तो है, मास जो है प्लैनेट का हमेशा कांस्टेंट रहेगा, तो इससे फोर्स जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा v² के और इन्वर्सली प्रोपोर्शनल हो जाएगा r के। तो यहाँ पे फोर्स हो जाएगा v² डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू v²/r के। अब देखिए सर्कुलर मोशन में हम लोग वेलोसिटी कैसे निकालते थे। वेलोसिटी इक्वल टू होता है डिस्टेंस बाय टाइम, और सर्कुलर मोशन में डिस्टेंस जो होता है वो होता है सरकमफेरेंस के बराबर, और सरकमफेरेंस का फॉर्मूला होता है 2πr, और ये टाइम हो जाएगा। तो डिस्टेंस हो गया 2πr और ये टाइम हो गया, तो वेलोसिटी इक्वल टू हो गया 2πr/टाइम। तो यहाँ पे देखिए वेलोसिटी इक्वल टू 2πr/टाइम है। इसी से देखिए यहाँ पे 2 कांस्टेंट है, पाई कांस्टेंट है, तो v डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा r/t के। इससे फिर इसको ना दोनों तरफ स्क्वायर कर दिया है, तो अब a इक्वल टू b है, तो a को और b को दोनों को स्क्वायर कीजिएगा तो इक्वेशन पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, दोनों तरफ स्क्वायर किया गया है। तो यहाँ पे देखिए दोनों तरफ स्क्वायर कर दिया, तो यहाँ पे v² हो गया और इस केस में r²/t² हो गया। तो यहाँ से देखिए अभी v² इक्वल टू r²/t² है, और इसमें ऊपर और नीचे डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर दोनों में सेम से मल्टीप्लाई कर दिया है। ये a बाई b है। अगर आप इसमें सेम नंबर से मल्टीप्लाई कीजिएगा और डिवाइड कीजिएगा, न्यूमरेटर में भी सेम नंबर से मल्टीप्लाई कीजिएगा और डिनोमिनेटर में भी सेम नंबर से मल्टीप्लाई कीजिएगा, तो इस पे कुछ फ़र्क नहीं पड़ता, इसका वैल्यू सेम रहता है, क्योंकि ये एक दूसरे को कैंसिल कर देता है। तो इसलिए यहाँ पे r² और t² में ऊपर भी न्यूमरेटर में भी r से मल्टीप्लाई किया और डिनोमिनेटर में भी r से मल्टीप्लाई किया, तो ये हो गया r² इंटू r³ हो गया, और ये हो गया t² इंटू r, यहाँ पे t² इंटू r हो गया। तो यहाँ पे अब v² किसके प्रोपोर्शनल हो गया, v² यहाँ पे प्रोपोर्शनल हो गया r³/t² इंटू 1/r के। अब देखिए हम लोगों ने अभी कुछ देर पहले पढ़ा था कि r³/t² एक कांस्टेंट होता है, यहाँ पे ही निकला था ऊपर, ये देखिए मैंने बोला था आपको कि इसको याद कर लीजिए, r³/t² एक कांस्टेंट है। तो यहाँ पे r³/t² एक कांस्टेंट हो जाएगा, तो कांस्टेंट को भी फिर यहाँ से हटाइए, तो v² डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा 1/r के। r³/t² एक कांस्टेंट हो गया ना, तो v² अब डायरेक्टली नहीं, सॉरी इन्वर्सली, तो v² अब इन्वर्सली प्रोपोर्शनल हो जाएगा 1/r के। अब इसको ध्यान से देखिए, v² जो है 1/r के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। इसको दो तरह से बोल सकते हैं, एक तरह से ऐसे बोलेंगे v² जो है 1/r के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, और दूसरा इस तरह बोलेंगे कि v² जो है इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है r के। तो यहाँ पे v² डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/r है, इसको ध्यान में रखिए। और यहाँ पे इक्वेशन फर्स्ट देखिए, यहाँ इक्वेशन फर्स्ट देखिए,
फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वी स्क्वायर बाई आर है, ठीक है। तो यहाँ पे वी स्क्वायर का वैल्यू पुट कीजिए, वी स्क्वायर इक्वल टू 1/r है। तो यहाँ पे फोर्स जो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल वी स्क्वायर बाई आर है, तो अब वी स्क्वायर को यहाँ से हटा करके वी स्क्वायर के बदले 1/r पुट कीजिएगा। वी स्क्वायर को यहाँ से हटाइए और वी स्क्वायर के बदले 1/r पुट कीजिएगा, तो ये हो जाएगा फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/r स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ देखिए फोर्स जो ग्रेविटेशन फोर्स होता है उसका फॉर्मूला क्या हम लोग डिराइव किए थे, Gm1m2/r स्क्वायर। यहाँ पे भी क्या है, फोर्स जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है 1/r स्क्वायर के। तो ये सेम चीज़ यहाँ पे निकल करके आ गया ना, ये ग्रेविटेशन में ही होता है ना, ये ग्रेविटेशन के फॉर्मूला में ही फोर्स जो है और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है 1/r के स्क्वायर के। तो ये हम लोग कैसे डिराइव किए, ये हम लोग डिराइव किए केपलर्स के थर्ड लॉ से। तो वही न्यूटन जो थे केपलर्स के थर्ड लॉ को यूज़ करके ग्रेविटी के बारे में बताए थे। अब हम लोग न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन एंड ग्रेविटेशन के बारे में पढ़ेंगे। देखिए ग्रेविटेशन कहता है कि कोई भी ऑब्जेक्ट को जब आप ड्रॉप कर देते हैं तो इस पे एक फोर्स लगता है, ग्रेविटेशन फोर्स इसी को बोलते हैं। या फिर किसी ऑब्जेक्ट को आप ऊपर की ओर प्रोजेक्ट करते हैं तो इस पे भी नीचे की ओर ग्रेविटेशन फोर्स लगता है, जो कि इसको धीरे धीरे ऊपर स्लो कर देता है और फिर नीचे पुल कर लेता है। पर न्यूटन्स थर्ड लॉ से हम लोग पढ़े हैं कि ये मान लीजिए अर्थ है और ये ऑब्जेक्ट है, जब अर्थ ऑब्जेक्ट पे फोर्स लगा रहा है ग्रेविटेशन का, तो न्यूटन्स थर्ड लॉ के अकॉर्डिंग ये भी एक रिएक्शन फोर्स लगाएगा। अगर इसका मैग्नीट्यूड एफ है तो ये जो बॉडी है, अगर ये बॉल है या फिर स्टोन जो भी है, ये भी इस पर -F फोर्स लगाएगा। तो क्वेश्चन यहाँ पे ये कह रहा है कि ये स्टोन को तो हम लोग देख लेते हैं कि ग्रेविटी की वजह से नीचे फॉल कर रहा है, गिर रहा है, बट हम लोग ये नहीं नोटिस कर पाते हैं कि जो स्टोन जो धरती पे फोर्स लगा रहा है F, तो इसके वजह से अर्थ भी ऊपर की ओर मूव कर रहा है, ये हम लोग नोटिस नहीं कर पाते हैं। तो इसका रीज़न क्या है, इसका रीज़न जानने के लिए एक्सेलरेशन और मास का रिलेशन देखिए। फोर्स इक्वल टू क्या होता है, मास इंटू एक्सेलरेशन। तो यहाँ से एक्सेलरेशन इक्वल टू आ जाएगा फोर्स बाय मास, मतलब एक्सेलरेशन जो है इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है मास के। अगर मास ज़्यादा होगा तो एक्सेलरेशन कम होगा, और मास अगर कम होगा तो एक्सेलरेशन ज़्यादा होगा। तो स्टोन के केस में क्या होता है, स्टोन के केस में मास बहुत कम रहता है, स्टोन के केस में मास बहुत कम रहता है, जिसकी वजह से स्टोन में एक्सेलरेशन ज़्यादा होता है। और स्टोन में एक्सेलरेशन ज़्यादा होता है, इसकी वजह से हम लोग इसको फॉल करते हुए देख सकते हैं या फिर इसको एक्सपीरियंस कर सकते हैं। बट अर्थ के केस में क्या होता है, अर्थ का मास जो है, अर्थ का मास काफ़ी ज़्यादा होता है, स्टोन के मुकाबले अर्थ का मास बहुत 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 ज़्यादा होता है। तो अर्थ का मास बहुत ज़्यादा होता है, जिसकी वजह से इसका एक्सेलरेशन जो है बहुत कम हो जाता है, अप्रॉक्स 0 के बराबर हो जाता है, नियर अबाउट 0 हो जाता है, जिसकी वजह से हम लोग अर्थ को अपवर्ड डायरेक्शन में मूव करते हुए नहीं ऑब्जर्व कर पाते हैं। तो सेम स्टेटमेंट यहाँ पे लिखा है, व्हेन अर्थ एक्सर्ट अ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ऑन एन ऑब्जेक्ट देन द ऑब्जेक्ट ऑल्सो एक्सर्ट एन इक्वल फोर्स ऑन द अर्थ इन द अपोजिट डायरेक्शन। मतलब अर्थ अगर इस स्टोन पे डाउनवर्ड फोर्स लगा रहा है F, तो ऑब्जेक्ट भी अर्थ पे एक अपवर्ड फोर्स लगाएगा -F। नेक्स्ट है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। जब अर्थ किसी भी ऑब्जेक्ट को अपने तरफ एक फोर्स से खींचता है तो इस फोर्स की वजह से एक एक्सेलरेशन इस बॉडी में आता है, इसी एक्सेलरेशन को बोलते हैं एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, और इसको डिनोट करते हैं हम लोग G से। अर्थ ग्रेविटी के वजह से सारे ऑब्जेक्ट, अर्थ जो है ग्रेविटी की वजह से किसी ऑब्जेक्ट पे एक फोर्स लगाता है, इसी फोर्स की वजह से उस ऑब्जेक्ट में एक्सेलरेशन आता है, इसी एक्सेलरेशन को हम लोग एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी बोलते हैं, और इसको डिनोट करते हैं स्मॉल g से। स्मॉल g से एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी को डिनोट करते हैं। स्टेटमेंट देखिए, व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज ड्रॉप्ड फ्रॉम सम हाइट, जब एक ऑब्जेक्ट को कुछ हाइट से ड्रॉप करते हैं तो अ यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन इज प्रोड्यूस्ड इन इट बाय द ग्रेविटेशनल पुल ऑफ द अर्थ। तो ड्रॉप करते हैं तो इस पर एक फोर्स लगता है, ग्रेविटेशन फोर्स, इसके वजह से बॉडी में एक एक्सेलरेशन आता है।
इसी को बोलते हैं एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। दिस यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन इज कॉल्ड एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। कैलकुलेशन ऑफ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, ये एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी को कैसे कैलकुलेट करते हैं। इफ़ यू ड्रॉप अ बॉडी ऑफ मास m फ्रॉम अ डिस्टेंस r फ्रॉम द सेंटर ऑफ द अर्थ ऑफ मास m, देन द फोर्स एक्सर्टेड बाय अर्थ ऑन द बॉडी इज। कह रहा है अर्थ है जिसका मास m है, एक ऑब्जेक्ट है जिसका मास स्मॉल m है। जब आप इसको एक r डिस्टेंस से ड्रॉप करते हैं, सेंटर ऑफ अर्थ से यहाँ तक का डिस्टेंस r है, जब आप इसको ड्रॉप करते हैं तो इस पर एक फोर्स लगता है, फिर ग्रेविटेशन फोर्स। इस ग्रेविटेशन फोर्स को निकालने का फॉर्मूला है जी m1 m2 बाई आर स्क्वायर। जी ग्रेविटेशन कांस्टेंट हो गया, कैपिटल M अर्थ का मास हो गया, स्मॉल m बॉडी का मास हो गया, बाई ये डिस्टेंस r डिस्टेंस हो गया सेंटर ऑफ अर्थ से। फोर्स एक्सर्टेड बाय अर्थ प्रोड्यूस एक्सेलरेशन इन बॉडी, तो ये जो फोर्स इस पर लगेगा F, इससे इस बॉडी में एक एक्सेलरेशन आ जाएगा। तो इस एक्सेलरेशन को लिखेंगे यहाँ पे फोर्स इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन होता है, तो एक्सेलरेशन इक्वल टू हो जाएगा फोर्स बाय मास। अब देखिए यहाँ पे ये जो फोर्स है और यहाँ पे जो फोर्स इक्वल टू जी m बाई आर स्क्वायर आया है, यहाँ पे फोर्स का ये जो वैल्यू है इसको यहाँ पे पुट करेंगे तो एक्सेलरेशन इक्वल टू हो जाएगा, एक्सेलरेशन इक्वल टू हो जाएगा फोर्स का वैल्यू जी m1 m2 बाई आर, जी कैपिटल M स्मॉल m बाई आर स्क्वायर इंटू मास, ये वाला मास। यहाँ पे देखिए फोर्स क्या है, फोर्स हो जाएगा जी कैपिटल M स्मॉल m बाई आर स्क्वायर, और ये बाई में m है तो यहाँ पे m हो जाएगा। सेम चीज़ यहाँ पे लिखा हुआ है। अब देखिए यहाँ पे जो स्मॉल m बॉडी का जो मास है और यहाँ पे भी जो बॉडी का मास है एक दूसरे को कैंसिल कर देगा, तो एक्सेलरेशन इक्वल टू हो जाएगा जी कैपिटल M, ये m है मास ऑफ अर्थ बाई आर स्क्वायर, ये डिस्टेंस है फ्रॉम सेंटर ऑफ अर्थ। तो इसी एक्सेलरेशन को एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी बोलते हैं और जिसको डिनोट करते हैं जी से। तो जी इक्वल टू जी m बाई आर स्क्वायर हो जाएगा। इसका वैल्यू कैलकुलेट कीजिएगा तो 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर आता है। जी का वैल्यू आपको पता है, आर भी अर्थ का रेडियस पता है और अर्थ का मास भी हमको पता है, तो इसको कैलकुलेट कीजिएगा तो 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर आता है। तो आप लोग इसको अच्छे से याद कर लीजिए, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जिसको डिनोट करते हैं जी से, जी इक्वल टू 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर आता है। ये न्यूमेरिकल सॉल्व करने में आपको हर जगह काम आएगा। नेक्स्ट है एज जी इक्वल टू जी m बाई आर स्क्वायर, वी कैन कंक्लूड दैट एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी डज नॉट डिपेंड ऑन द मास ऑफ फ्री फॉलिंग ऑब्जेक्ट। फ्री फॉलिंग ऑब्जेक्ट उसको बोलते हैं जो कि सिर्फ ग्रेविटी के वजह से नीचे गिर रहा होता है। अगर किसी ऑब्जेक्ट को इतना हाइट से आप नीचे गिरा दिए तो ये धीरे धीरे नीचे गिरने लगेगा एक्सेलरेट होते हुए ग्रेविटी के वजह से, और इस पर कोई भी फोर्स नहीं लगेगा। कोई ऑब्जेक्ट जब फ्रीली हवा में गिरता है जिस पे सिर्फ ग्रेविटी लगता है, इसी बॉडी को हम लोग बोलते हैं फ्री फॉलिंग ऑब्जेक्ट। मतलब वैसा ऑब्जेक्ट जिस पे कोई एक्सटर्नल फोर्स ना लगे सिवाय ग्रेविटी के, ऐसे बॉडी को फ्री फॉलिंग ऑब्जेक्ट कहते हैं। तो कह रहा है वी कैन कंक्लूड दैट एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी डज नॉट डिपेंड ऑन द मास ऑफ फ्री फॉलिंग ऑब्जेक्ट। यहाँ पे एक्सेलरेशन का फॉर्मूला क्या आया, जी मास ऑफ अर्थ बाई आर स्क्वायर। यहाँ पे कहीं ऑब्जेक्ट का मास तो आया नहीं, इसका मतलब जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है वो ऑब्जेक्ट के मास पे डिपेंड नहीं करता, वो सिर्फ आर पे डिस्टेंस पे डिपेंड करता है कि कितना डिस्टेंस पे ऑब्जेक्ट सेंटर ऑफ अर्थ से है। ऑब्जेक्ट सेंटर ऑफ अर्थ से कितना दूरी पे है सिर्फ इस बात पे डिपेंड करता है, क्योंकि जी तो कांस्टेंट है और मास ऑफ अर्थ भी कांस्टेंट है। तो अर्थ पे जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी होगा वो सिर्फ इस बात पे डिपेंड करेगा कि कोई ऑब्जेक्ट अर्थ के सेंटर से कितना दूर है। सो इफ़ वी ड्रॉप टू ऑब्जेक्ट, वन इज लाइटर एंड वन इज हैवी ऑब्जेक्ट फ्रॉम सेम हाइट, देन बोथ ऑब्जेक्ट रीच ग्राउंड साइमल्टेनियसली। अगर कह रहा है कि जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है
वो बॉडी के मास पे डिपेंड ही नहीं करता है। तो अगर आप इस हाइट से दो बॉडी को एक साथ गिराइएगा, एक बॉडी का मास ज़्यादा है और दूसरे बॉडी का मास कम है, तो ये दोनों एक साथ गिरेगा क्योंकि दोनों पे सेम एक्सेलरेशन लग रहा है। इस बात को सबसे पहले गैलीलियो बताए थे एक एक्सपेरिमेंट के थ्रू। उस एक्सपेरिमेंट में गैलीलियो लीनिंग टावर ऑफ पिसा पे चढ़ गए थे। लीनिंग टावर ऑफ पिसा शायद इटली में लोकेटेड है। तो लीनिंग टावर ऑफ पिसा पे चढ़ करके वहाँ से डिफरेंट मास के डिफरेंट ऑब्जेक्ट गिराएं एक साथ। तो उस केस में यह पाया गया कि सारा ऑब्जेक्ट ग्राउंड पे एक साथ गिरा, ग्राउंड को एक साथ सारा ऑब्जेक्ट टच किया। इट ऑल्सो मीन दैट व्हेन अ बॉडी इज ड्रॉप्ड freely it falls with an acceleration of 9.8 मीटर पर स्क्वायर। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी हम लोग निकाले अभी 9.8 मीटर स्क्वायर। यही है कि जब कोई ऑब्जेक्ट नीचे की ओर गिरता है ग्रेविटी के कारण तो उस पर एक एक्सेलरेशन लगता है 9.8 मीटर स्क्वायर का, और अगर कोई ऑब्जेक्ट ऊपर की ओर जा रहा है तो इसको भी ग्रेविटी नीचे पुल करता है, तो इसको भी ग्रेविटी जो है एक ग्रेविटेशनल फोर्स से पुल करेगा, और इस ग्रेविटेशनल फोर्स के वजह से भी एक निगेटिव एक्सेलरेशन आएगा जिसका भी वैल्यू 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर ही रहेगा, ये निगेटिव में रहेगा। तो ऑब्जेक्ट जब फ्री फॉल होगा नीचे गिरेगा तो पॉजिटिव एक्सेलरेशन लगेगा 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर का, और जब ऊपर जाएगा तो इस पर निगेटिव एक्सेलरेशन लगेगा 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर का। निगेटिव एक्सेलरेशन को हम लोग रिटार्डेशन भी बोलते हैं। इसलिए कोई ऑब्जेक्ट जब ऊपर की ओर जाता है, उसको ऊपर किसी ऑब्जेक्ट को जब आप ऊपर की ओर फेंक देते हैं, प्रोजेक्ट करते हैं, तो ऑब्जेक्ट एक हाइट तक ऊपर जाता है, उसके बाद जा करके रुक जाता है और फिर नीचे गिरने लगता है, क्योंकि ग्रेविटेशन फोर्स जो है इसको हमेशा नीचे की ओर पुल करते रहता है, जिसकी वजह से इस पर निगेटिव एक्सेलरेशन लगा रहता है। वेरिएशन ऑफ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। देखिए एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी स्मॉल जी किस तरह वेरी करता है। तो हम लोगों ने इतना तो देख लिया कि ये जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जी पे डिपेंड नहीं करता क्योंकि जी कांस्टेंट है, मास ऑफ अर्थ भी कांस्टेंट है, तो ये सिर्फ डिपेंड करेगा आर स्क्वायर पे, डिस्टेंस पे, ऑब्जेक्ट सेंटर ऑफ अर्थ से कितना दूरी पे है। वही बात लिखा हुआ है, वैल्यू ऑफ जी वेरीज एज आर वेरीज। एज वी नो अर्थ इज नॉट परफेक्ट स्फीयर, सो जी इज मैक्सिमम एट पोल एंड मिनिमम एट इक्वेटर। देखिए अर्थ का शेप जो है एक स्फीयर नहीं है, अर्थ कुछ इस टाइप का है, मतलब ये जो पोल होता है ना, पोल पे थोड़ा टेपर्ड होता है ये, और सेंटर से पोल का डिस्टेंस सेंटर से इक्वेटर के डिस्टेंस के मुकाबले कम होता है। ये सेंटर से इक्वेटर का डिस्टेंस मान लीजिए आर है और सेंटर से पोल का डिस्टेंस आर है, तो आर ग्रेटर होगा आर से। ये अर्थ है तो ऊपर दोनों तरफ पोल होता है और साइड में ये सारा इक्वेटर होता है, तो सेंटर से पोल का डिस्टेंस कम होता है सेंटर से इक्वेटर के डिस्टेंस के मुकाबले। तो जब सेंटर से पोल का डिस्टेंस कम होगा तो यहाँ पे जैसे ही डिस्टेंस कम होगा, डिस्टेंस जैसे ही कम होगा ग्रेविटी क्या हो जाएगा, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इंक्रीज कर जाएगा, क्योंकि जी जो है इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है 1/r² के। तो r कम होगा तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी बढ़ जाएगा। तो पोल का डिस्टेंस कम होता है इसीलिए एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी पोल पे सबसे ज़्यादा होता है, और इक्वेटर पे r सबसे ज़्यादा होता है, इसीलिए एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इक्वेटर पे सबसे कम होता है। As we go from the surface of the earth, as we go up from the surface of the earth, the distance from the center increase, hence the value of g decreases। ये अर्थ है, इससे अब जितना ऊपर जाइएगा, ऑब्जेक्ट यहाँ आ गया, ऑब्जेक्ट यहाँ आ गया, तो ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस जो है सेंटर से बढ़ता जा रहा है, तो जैसे डिस्टेंस बढ़ेगा एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कम होने लगेगा। तो अर्थ के सरफेस से ऑब्जेक्ट जितना दूरी पे जाएगा उतना ही एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कम होता जाएगा। एंड यहाँ पे एक और उल्टा केस भी होता है कि ये अर्थ है और कोई ऑब्जेक्ट यहाँ पे है और एक ऑब्जेक्ट यहाँ पे है और एक ऑब्जेक्ट यहाँ पे है, ये ए ऑब्जेक्ट है, ये बी है और ये सी है, तो बी पे एक्सेलरेशन तो 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर का लगेगा क्योंकि यहाँ पे डिस्टेंस r है। तो
यहाँ पे हम लोगों ने निकाला था एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होता है, पर यहाँ पे डिस्टेंस मान लीजिए कि 2r हो गया, ठीक है, या फिर 1.5r ले लीजिए डिस्टेंस हो गया। तो इस केस में r जो है बढ़ गया, तो r के बढ़ने की वजह से एक्सेलरेशन कम हो जाएगा। बट इस केस में देखिए जो c ऑब्जेक्ट है, सेंटर यहाँ पे है, c ऑब्जेक्ट है, यहाँ पे r का डिस्टेंस तो और कम हो जाएगा। तो इस केस में एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी बढ़ जाना चाहिए, क्योंकि r का वैल्यू कम हो जा रहा है। ये अर्थ है, यहाँ पे सेंटर है और यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट है, तो यहाँ से ऑब्जेक्ट से सेंटर का दूरी तो ये इस r से कम है, तो यहाँ पे जब r कम है तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ज़्यादा होना चाहिए था। पर इस केस में भी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कम होते जाता है। इसका मतलब ये हुआ कि एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जो है सिर्फ सरफेस पे सबसे ज़्यादा होता है। सरफेस से जैसे जैसे आप ऊपर जाते जाइएगा जी का वैल्यू कम होता जाएगा, और सरफेस से अंदर के तरफ भी आप जाइएगा तो जी का वैल्यू कम होता जाएगा। ये सरफेस से अंदर की ओर जाइएगा तो जी का वैल्यू जो कम होगा, इसके बारे में अभी आप लोग को नहीं पढ़ना है, ये 11th में जाइएगा तो आप लोग को पढ़ना होगा। तो बस आप लोग अभी इतना याद कर लीजिए कि वैल्यू ऑफ जी ऑल्सो डिक्रीजेज एज वी गो डाउन इनसाइड द अर्थ। धरती के अर्थ के अंदर हम लोग जैसे जैसे जाएंगे जी का वैल्यू डिक्रीज करता जाएगा, और सेंटर पे चले जाएंगे तो जी 0 हो जाएगा, सेंटर पे जी का वैल्यू 0 हो जाएगा। तो अर्थ से हम लोग ऊपर की ओर जाएंगे तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कम होता जाएगा, और अर्थ के अंदर भी जाएंगे तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कम होता जाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि एक्सेलरेशन जो है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जो है मैक्सिमम होगा सरफेस पे, और सरफेस पे भी मैक्सिमम होगा इक्वेटर पे, और पोल पे सरफेस पे भी पोल पे सबसे ज़्यादा होगा और इक्वेटर पे कम होगा, क्योंकि सेंटर से पोल का डिस्टेंस कम होता है और इक्वेटर का डिस्टेंस ज़्यादा होता है। नेक्स्ट है इक्वेशन ऑफ मोशन फॉर फ्रीली फॉलिंग बॉडी। फ्रीली फॉलिंग बॉडी के लिए इक्वेशन ऑफ मोशन क्या होगा? देखिए, हम लोग इक्वेशन ऑफ मोशन जो पढ़े थे वो यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन के बारे में था। तो यहाँ पे भी जो जी जो लगता है ग्रेविटी के कारण से, ये भी यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन ही होता है। तो इक्वेशन ऑफ मोशन फॉर फ्रीली फॉलिंग बॉडी, तो दोनों केस में इक्वेशन ऑफ मोशन सेम हो जाएगा, क्योंकि दोनों यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन ही है। तो फर्स्ट केस में था जनरली क्या था, v इक्वल टू यू प्लस ए टी, ये फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन था। तो यहाँ पे v ही रहेगा, u भी u ही रहेगा इनिशियल वेलोसिटी, पर ये जो एक्सेलरेशन, इसको हम लोग एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी से रिप्लेस कर देंगे, जिसको हम लोग डिनोट करते हैं g से। तो यहाँ पे एक्सेलरेशन को g से रिप्लेस कर देंगे तो v इक्वल टू यू प्लस जी टी हो जाएगा। सेकेंड केस में देखिए, नॉर्मली हम लोग किसी ऑब्जेक्ट के मोशन को हॉरिजॉन्टली लेते थे कि कोई ऑब्जेक्ट को यहाँ से मूव करा दिया गया, तो इस केस में हम लोग डिस्टेंस मेजर करते हैं कि यहाँ से ऑब्जेक्ट यहाँ चलाया तो इस डिस्टेंस ट्रेवल किया। बट जब बॉडी फ्रीली फॉल करता है, इसका मतलब कि एक हाइट से गिर रहा है, ये एक टावर है, ऑब्जेक्ट जो है इस टावर से गिर रहा है, तो यहाँ पे जो डिस्टेंस यहाँ से यहाँ तक आएगा, ये डिस्टेंस जो है एच के बराबर आएगा, इसके हाइट के बराबर आएगा। इसीलिए इस केस में डिस्टेंस को हम लोग हाइट से रिप्लेस कर देंगे। तो हाइट इक्वल टू हो जाएगा यू टी इनिशियल वेलोसिटी इंटू टाइम इंटू हाफ, ए की जगह जी हो जाएगा एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इंटू टी स्क्वायर। तो यहाँ पे हो जाएगा एच इक्वल टू यू टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर। ये सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन। थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन देखिए, यहाँ पे डिस्टेंस को एच से रिप्लेस कर देगा और एक्सेलरेशन को जी से रिप्लेस कर देगा, तो वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2gh आएगा। तो ग्रेविटी के केस में जब आप क्वेश्चन सॉल्व करते रहेंगे, जहाँ पे आपको इनिशियल वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, डिस्टेंस के बीच में रिलेशन निकालना रहेगा, तो आप लोग इस फॉर्मूला का यूज कीजिएगा। नेक्स्ट देखिए, कुछ पॉइंट है, आप लोग इसको रिमेंबर कर लीजिए, याद कर लीजिए, ये न्यूमेरिकल सॉल्व करने में हेल्प करेगा। फर्स्ट पॉइंट है, व्हेन अ बॉडी इज फॉलिंग वर्टिकली डाउनवर्ड, जब कोई ऑब्जेक्ट वर्टिकली डाउनवर्ड फॉल करता है, इट्स वेलोसिटी इज इंक्रीजिंग,
इसका वेलोसिटी, इसका स्पीड धीरे धीरे बढ़ते रहता है क्योंकि इस पर एक एक्सेलरेशन लगता है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी लगता है, जिसका वैल्यू होता है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर का। सेकेंड है व्हेन अ बॉडी इज थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड, जब किसी ऑब्जेक्ट को वर्टिकली अपवर्ड थ्रो करते हैं, इट्स वेलोसिटी इज डिक्रीजिंग, इसका वेलोसिटी डिक्रीज करता है क्योंकि इस पर एक निगेटिव एक्सेलरेशन लगते रहता है, जिसका भी वैल्यू 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर का होता है, लेकिन ये अपोजिट डायरेक्शन में होता है। बॉडी ऊपर मूव करते रहता है और इस पर एक्सेलरेशन डाउनवर्ड लगते रहता है, इसीलिए इसका स्पीड एक हाइट पे जाने के बाद 0 हो जाता है और फिर ये नीचे गिरने लगता है। When a body is dropped freely from a height, its initial velocity is 0। ड्रॉप करने का मतलब ही होता है, अगर इस हाइट से आप एक बॉडी को ड्रॉप कर रहे हैं, मतलब आप इसको 0 वेलोसिटी से छोड़ दे रहे हैं, सिर्फ छोड़ दे रहे हैं, और धीरे धीरे इसका एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वजह से, ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से स्पीड बढ़ते जाता है। तो जब ऑब्जेक्ट को फ्रीली छोड़ देते हैं तो इसका इनिशियल वेलोसिटी 0 हो जाता है, 0 रहता है। When a body is thrown vertically upward, its final velocity become 0। किसी ऑब्जेक्ट को आप वर्टिकली अपवर्ड फेंकते हैं, प्रोजेक्ट करते हैं, तो एक हाइट पे जा करके जो सबसे ज़्यादा हाइट ये जो अटेंड करता है, वहाँ पे इसका वेलोसिटी जा करके 0 हो जाता है। टॉप मोस्ट हाइट पे जहाँ तक ये स्टोन जा सकता है, वहाँ पे जाने के बाद इसका वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी 0 हो जाएगा। इनिशियल वेलोसिटी हो जाएगा कि किस वेलोसिटी के साथ इसको फेंका गया है, और फाइनल वेलोसिटी हो जाएगा ऊपर जाने के बाद 0, तो फाइनल वेलोसिटी 0 हो जाएगा। When a body is thrown vertically upward, its final velocity becomes 0। Time taken by a body to rise to the highest point is equal to the time it takes to fall from the same height। यहाँ पे कह रहा है कि एक ऑब्जेक्ट को आप यहाँ से प्रोजेक्ट किए तो ये इस हाइट तक आया, एच हाइट तक गया, और एच हाइट तक इसको जाने में टी टाइम लगा। तो जब ये बॉडी वापस यहाँ पे गिर के आएगा, फ्रीली फॉल होकर के यहाँ पे आएगा, तो इस डिस्टेंस कवर करने में भी इसको टी टाइम ही लगेगा। मतलब ऑब्जेक्ट को जितना ऊपर हाईएस्ट पॉइंट तक जाने में टाइम लगेगा, उतना ही टाइम उसको वापस धरती पे, अर्थ पे आने में टाइम लगेगा। टाइम टेकन बाय अ बॉडी टू राइज टू द हाईएस्ट पॉइंट इज इक्वल टू द टाइम इट टेक टू फॉल फ्रॉम द सेम हाइट। तो नेक्स्ट चैप्टर में हम लोग, नेक्स्ट वीडियो में हम लोग मास, वेट एंड एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन मून पे पढ़ेंगे। तब तक आप लोग इस वीडियो को अच्छे से देखिए, एक बार में ना समझ में आया तो दोबारा देखिए, उसके बाद भी अगर कोई डाउट आया तो कमेंट में पूछिए, मैं उसका आंसर आप लोग को दूंगा। एंड वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड अपने दोस्तों से वीडियो को शेयर कीजिए। थैंक यू।